Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. This is a short video on the revision of Ind AS 105 that is non-current assets held for sale and discontinued operations. अगर आपको ये चार्ट चाहिए so you can find it on the ICAI website. ये subject wise capsules जो ICAI ने provide किए हैं तो उसके लिए है. दिस इज़ ओनली फॉर क्विक रिविजन एंड इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोग नहीं ले सकते हो. सो इट वुड बी बेटर अगर आप पहले से इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो एंड देन यू कैन यूज़ दिस फॉर द क्विक रिविजन. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग करना फॉर एसेट्स जो कि हेल्ड फॉर सेल हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करना उन एसेट्स की दैट आर हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. तो मतलब कि जो नॉन करंट एसेट्स या तो हमने बेचने के लिए रख दिए हैं या फिर उनका जो ऑपरेशन है दैट इज डिसकंटिन्यूड, मतलब वो अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. जो जो चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं, जो जो स्कोप के आउट है, तो वो हैं आपके मेजरमेंट प्रोविजंस, जैसे कि जो आपके डिफर्ड टैक्स एसेट्स के हैं वो इंड AS 12 में कवर्ड है. देन फाइनेंशियल एसेट्स के 109 में, देन 41 में अब एग्रीकल्चरल है. फिर उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के लिए 104 है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए 19 है. देन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग करना. तो मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन में क्या दिया है, इसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल्स. सो दैट मीन्स जो कैरिंग अमाउंट होगा वो, और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, फेयर वैल्यू माइनस CTS मतलब कॉस्ट टू सेल. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर हम इसकी वैल्यू जो है वो मेजर करेंगे. सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स, मतलब कि जब हम नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल कर देंगे तो उस डेट को हमारा जो डेप्रिसिएशन लग रहा था उन असेट्स पे दैट विल बी सीज्ड, मतलब उसकी उस डेट के बाद से नहीं लगेगा. देन हम इसको प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली इन द बैलेंस शीट, मतलब हम सेपरेटली इन असेट्स को अलग से दिखाते हैं एज नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. फिर जो भी रिजल्ट्स रहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के, उसको हमको सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड इसका डिस्क्लोजर हमको देना होता है. तो अभी तक ये वाले पॉइंट्स आप अपने माइंड में बिठा लो. इसका जो मेजरमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंडेक्स में. तो मेजरमेंट हम क्या करते हैं, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उस पर करते हैं. डेप्रिसिएशन उस डेट से नहीं लगता. इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हमको सेपरेटली देना होता है. ठीक है. अब इन्होंने फिर उस बात को रिपीट कर दिया जो उन्होंने ऊपर बोला था कि इन इंडेक्स पे, मतलब इन जो प्रोविजंस हैं, मेजरमेंट प्रोविजंस हैं, तो उस पर 105 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि उस पर इन स्पेसिफिक इंडेक्सेस के ऑलरेडी जो है वो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. फिर उसके बाद में नोट क्या दिया हुआ है ICAI ने, असेट्स जो कि क्लासिफाइड है एज नॉन करेंट एसेट्स एज पर इंड AS नंबर 1, तो उसको हम लोग रिक्लासीफाई नहीं करेंगे एज करंट एसेट्स अंटिल दे मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एज पर इंड AS नंबर 105. तो उन्होंने ये बोला कि जो आपके इंड AS नंबर 1 जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला इंड AS है ना, तो उसमें जो एसेट्स नॉन करंट क्लासीफाई हुए हैं उसको हम रिक्लासीफाई नहीं करेंगे एज करंट एसेट्स अंटिल वो क्या करते हैं, वो क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एज पर इंड AS नंबर 105. ठीक है. तो जब तक कि वो नॉन करेंट है तब तक जो है वो 105 में ही क्लासीफाई होंगे. देन नॉन करंट असेट्स जो कि एक्वायर हुए एक्सक्लूसिवली फॉर रीसेल, उसको भी हम क्लासीफाई नहीं करते हैं एज करंट जब तक कि वो मीट नहीं कर लेते हैं क्राइटेरिया एज हेल्ड फॉर सेल एज पर इंड AS नंबर 105. फिर जो डिस्पोजल ग्रुप है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं एज कैश जनरेटिंग यूनिट, और एक सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट या फिर जो पार्ट होता है उसका कैश जनरेटिंग यूनिट का, उसकी तरह हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिस्पोजल ग्रुप को ग्रुप कर सकते हैं. ये जो ग्रुप है, द ग्रुप में इंक्लूड एनी असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड असेट्स जो कि आपके मेजरमेंट रिक्वायरमेंट के, मतलब 105 के मेजरमेंट से बाहर है, उसको हम उस ग्रुप में मतलब लिख सकते हैं, रख सकते हैं. देन जो मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं इंड AS की, वो पूरे के पूरे ग्रुप पे अप्लाई होती हैं सो दैट जो ग्रुप है उसको हम मेजर कर सकें एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. जो क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट रहता है इस इंड AS का, वो अप्लाई होता है जो बोथ नॉन करंट असेट्स जो कि हेल्ड फॉर सेल हैं एंड
टू ऑल द नॉन करेंट असेट्स ऑल्सो दैट आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू दी ओनर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं। और इन नॉन करेंट असेट्स के साथ में इन्होंने कहा है कि डिस्पोजल ग्रुप को भी आप इंक्लूड करोगे। देन ये जो इंडेक्स है ये स्पेसिफाई करता है द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करेंट असेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और इसका जो डिस्क्लोजर है ये अदर एसेट्स पे जो है अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का डिस्क्लोजर करना होता है जो नॉन करेंट असेट्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन रहता है वो कैसे रहता है? एक एंटिटी को नॉन करेंट असेट्स या डिस्पोजेबल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल तब क्लासिफाई करना होगा अगर जो उसका कैरिंग अमाउंट है दैट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजेक्शन्स रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला कि अब तक ये बार बार क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर रहे थे ना, तो आप एक नॉन करेंट असेट को या फिर किसी भी डिस्पोजल ग्रुप को तभी क्लासीफाई कर सकते हो एज हेल्ड फॉर सेल या फिर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम जो उसकी कैरिंग अमाउंट है उसको रिकवर करें एक सेल करके या फिर उसका जो कंटिन्यूएशन है उसको डिसकंटिन्यू करके, नॉट बाय कंटिन्यूइंग यूज। तो अगर उसका कंटिन्यूइंग यूज है तो वो इंडेक्स में कवर ही नहीं होगा, लेकिन अगर उसका यूज जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है या उसको बेच दिया गया है तो फिर वो इस इंडेक्स में जो है वो अप्लाई होगा, कवर होगा। फिर क्या की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर नॉन करेंट एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? तो इफ़ दे आर अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंट कंडीशन एंड जो सेल या डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी हाईली प्रोबेबल। तो एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेचना तो है हमें बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी ही नहीं है बिकने के लिए। सो इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो उसका जो सेल है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट शुड बी हाईली प्रोबेबल। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लानिंग चल रही है या फिर दे आर नॉट श्योर कि उनको ऐसा करना है, राइट। और इन्होंने ये भी बोला है कि अवेलेबल होना चाहिए फॉर इमीडिएट सेल या डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंट कंडीशन। साथ ही में मैनेजमेंट कमिटेड भी है कि वो जो है वो बेचने का प्लान कर रही है, मतलब देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो मैनेजमेंट है वो उसको बेचने वाली है। साथ में एक एक्टिव प्रोग्राम भी शुरू हो गया है टू लोकेट अ बायर एंड कंप्लीट द प्लान या डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड। असेट जो है वो एक्टिवली मार्केट करा जा रहा है for a sale at a price that is reasonable in the relation to its current fair value। जो sale और distribution है it should be expected to qualify for recognition as a completed sale or distribution within 1 year from the date of classification। जो sale या distribution है वो 1 साल के अंदर अंदर complete भी हुआ है और it is very very unlikely that significant changes होंगे इस plan में for the completion of plan or the sale। तो क्या क्या बातें मैंने बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको किसी भी नॉन करेंट असेट्स को हेल्ड फॉर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है। तो इन्होंने पहले तो आपको 2 ब्रॉड कैटेगरीज दी कि वो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए और जो सेल है वो हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। तो अवेलेबल इमीडिएट सेल के लिए का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब कि आज अगर हमको कोई कस्टमर मिल जाता है तो हम तो आज ही इसको बेच देंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि सेल जो है वो प्रोबेबल भी होना चाहिए। अब प्रोबेबल है या नहीं है ये आप कैसे देखोगे? पहली बात ये कि जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड है, दूसरा ये कि आप बायर के ढूंढने में लग चुके हो, एक एक्टिव प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट हो गया है और जो असेट है दैट इज ऑल्सो एक्टिवली मार्केटेड। जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वालिफाई कर जाएगा रिकॉग्निशन 1 साल के अंदर अंदर, मतलब जो है सेल हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हमारे प्लान में आने वाला है, ठीक है। देन सेल ट्रांजेक्शन जो है वो इंक्लूड करता है एक्सचेंजेस को भी। इन्होंने एक स्टार मार्क दिया था यहाँ पर, तो इस स्टार मार्क का मतलब ये हुआ कि जो सेल या ट्रांजेक्शन है, सेल ट्रांजेक्शन है वो इंक्लूड करते हैं एक्सचेंजेस ऑफ नॉन करेंट एसेट्स फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स व्हेन द एक्सचेंज हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस। तो इस वाले सेल ट्रांजेक्शन में एक्सचेंजेस भी कवर होते हैं अगर उन एक्सचेंजेस का जो है वो कॉमर्शियल सब्सटेंस रहता है। नाउ इफ द एंटिटी रिमेन्स कमिटेड, इन्होंने 2 स्टार कहाँ दिए हुए हैं? यहाँ पर दिए हैं, यहाँ 1 साल वाले पॉइंट में। तो इन्होंने इसके लिए क्या बोला है कि अगर जो एंटिटी है वो रिमेन रहती है कमिटेड टू इट्स प्लान टू सेल द एसेट्स इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल मे एक्सटेंड द पीरियड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड 1 ईयर। तो इन्होंने ये बोला कि वैसे तो हम इन जनरल केसेस जो सेल है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाए तभी हम मानते हैं कि सेल जो है वो प्रोबेबल थी, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो है ये हम तभी ठीक मानेंगे अगर सेल 1 साल में हो जाती है। लेकिन इन्होंने बोला है कि एंटिटी जो है वो कमिटेड
कमिटेड है अपने प्लान के लिए कि उसको बेचना है असेट को, लेकिन कुछ इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जो एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है, तो एंटिटी क्या करे? तो इसलिए उस कंडीशन में जो है आप एक्सटेंशन दे सकते हो एंड स्टिल यू कैन क्लासीफाई इट अंडर इंड एस नंबर 105। फिर उन्होंने एक 3 मार्क वाला ये जो बनाया है, एक्टिवली मार्केट हो गया है एट अ प्राइस जो रीजनेबल है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, दैट इज दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तो ये एक्टिवली मार्केटिंग तो आप तभी करोगे ना अगर आपको बेचना होगा, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं टू द ओनर्स तो फिर उसकी इसमें मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, उसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट जो है इस पर इनवैलिड नहीं है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं जो अबव पॉइंट्स पे अप्लाई होते हैं। देन जो मेजरमेंट रहेगा नॉन करंट असेट्स या डिस्पोजेबल ग्रुप का, उसको हम क्लासीफाई करते हैं हेल्ड फॉर सेल। तो इसमें इन्होंने वही चीज़ रिपीट कर दी, दैट इट इज़ अ लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जो वैल्यू होती है ऑफ नॉन करंट एसेट्स या डिस्पोजेबल ग्रुप, उसको हम क्लासीफाई करते हैं हेल्ड फॉर सेल। एक नोट दिया है कि अगर जो असेट है इज एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उसको हम मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू लॉस लेस कॉस्ट टू सेल, उसको फिर हम कैरिंग अमाउंट पे मेजर नहीं करेंगे अगर वो असेट या डिस्पोजेबल ग्रुप एक्वायर हुआ है एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। इन्होंने ये क्या बोला है, लोअर ऑफ बोथ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लॉस cost to distribute. So इनका मीनिंग ये है कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले जो असेट्स होंगे उसको हम लोग किस पे मेजर करेंगे, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि ये तो था फॉर हेल्ड फॉर सेल, लेकिन अगर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है तो उसमें होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नहीं कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। सो कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती हैं दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम फाइनेंस कॉस्ट और जो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सो एक्सक्लूडिंग दैट जो भी कॉस्ट होती है दैट इज द कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। कुछ नोट्स इन्होंने दे रखे हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स विद द इंटेंशन टू सब्सिक्वेंट सेल विद इन अ ईयर। अगर जैसे हमने एक्वायर करा है कोई नॉन करेंट एसेट कि अगले साल या इस साल के अंदर अंदर हम इसको बेच देंगे, तो फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे एज नॉन करेंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो कि स्पेसिफाइड हैं इन दी अबव चार्ट। ठीक है, ये वाली जो कंडीशंस थी वो। उसके बाद में इन्होंने एक चीज़ और बोली कि नॉन करेंट एसेट्स जो कि दैट आर टू बी अबंडेंट, तो उसको हम फिर क्लासीफाई नहीं करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट होगा दैट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूस यूज एंड नॉट फ्रॉम सेल। तो इसमें इन्होंने साफ साफ स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर कहीं पे भी आप कंटिन्यूइंग यूज से उसको रिकवर कर रहे हो ना, तो फिर उस चीज़ को यू विल नॉट क्लासीफाई एज नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल या फिर फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। लेकिन मतलब अगर कंटिन्यू यूज से कर रहे हो तो नहीं करोगे, लेकिन अगर आप सेल या डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हो कैरिंग अमाउंट को रिकवर, तभी यू विल कंसीडर इट एज व्हाट, तभी यू विल कंसीडर इट एज कवर्ड अंडर दिस इंड एस 105। फिर रिकॉग्निशन के बारे में देख लेते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ एम्पायरमेंट लॉसेज एंड रिवर्सल्स। जो एंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा एम्पायरमेंट लॉस फॉर एनी इनिशियल और सब्सिक्वेंट राइट डाउन ऑफ द एसेट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा गेन भी, अगर कोई भी सब्सिक्वेंट इंक्रीज होता है फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल में, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। एंटिटी को डेप्रिशिएट नहीं करना है, तो उन्होंने बोला कि इम्पेयरमेंट या गेन तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, डेप्रिशिएट नहीं करना है जब आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। और जो भी इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस होंगे दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द लायबिलिटीज ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फिर अगर चेंज हो जाता है टू अ प्लान ऑफ सेल और प्लान ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, तब क्या करोगे अगर चेंज हो गया? सो इफ एन असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियसली नो लॉन्गर मीट्स द क्राइटेरिया, जो ऊपर वाली कंडीशंस थी उसमें से कोई कंडीशन सपोज कंप्लाई नहीं हो रही है, पहले हो रही थी, तो फिर हम उसको सीज कर देंगे टू क्लासीफाई एज एट द एसेट held for sale or held for distribution. If any entity reclassifies any asset directly from being held for sale to being held for distribution to owners, or directly from being held for distribution to owners to held for being for sale, then the change in classification is considered as a continuation of the original plan of disposal and the entity shall not change the date of classification. तो
आपको जैसे कि पता ही है कि इंड एस 105 में हेल्ड फॉर सेल भी कवर होता है, हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स भी कवर होता है। जो कंडीशंस थी वो उन्होंने दे दी थी, तो उन्होंने बोला कि अगर पहले ऐसा था कि आपने उसको क्लासिफाई कर रखा था लेकिन अब वो क्राइटेरिया मीट नहीं करा, तो वो जो सीज हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि हेल्ड फॉर सेल से हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो उससे मतलब क्या हुआ है, तो कवर इंडिया 105 में ही ना। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इसको आप ये ओरिजिनल प्लान ही मानोगे, एंड इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। मेजरमेंट कैसे करते हैं हम अब अबव चेंजेस का? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट बिफोर द एसेट वाज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, adjusted for any depreciation, amortization or evaluation that would have recognized had the asset not being classified as held for sale or held for distribution to owners. So यहाँ पर ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो असेट पहले तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल था पर अब वो नहीं हुआ, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई भी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होता है तो वो हट जाता है, उस डेट से सीज हो जाता है वो लगना। तो फिर उस केस में इन्होंने ये बोला है कि उस केस में आप कैसे मेजरमेंट करोगे, तो उस केस में पहले तो आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे कि अगर वो उसको हम नहीं क्लासीफाई करते एज हेल्ड फॉर सेल तब क्या कैरिंग अमाउंट होता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है और उसको एकदम वैसे ही करेंगे कि अगर वो उसको हमने नहीं क्लासीफाई किया होता अंडर इंडेक्स नंबर 105, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो एक तो कैरिंग अमाउंट ये निकलेगी, और रिकवरेबल अमाउंट क्या, इट्स रिकवरेबल अमाउंट एट द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट डिसीजन नॉट टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट। तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है जिस दिन उसने अपना डिसीजन बदला है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर हम मेजर करेंगे। सो वैल्यू ऑफ नॉन करेंट असेट और डिस्पोजेबल ग्रुप ऑन रिक्लासिफिकेशन। और कोई भी अगर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ नॉन करेंट एसेट्स, उसको हम किस में करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट इन्होंने बोला था ना यहाँ पे एडजस्टेड वर्ड, तो इसका जो भी एडजस्टमेंट होगा ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा पी एंड एल में फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फिर इन्होंने जो बात करी है वो इन्होंने बात करी है आपकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में। तो इसको आप प्रेजेंट करोगे एज हेल्ड फॉर सेल सेपरेटली, फिर प्रेजेंट करोगे लाइबिलिटीज ऑफ अ डिस्पोजेबल ग्रुप, मैं बार बार डिस्पोजेबल क्यों बोल रही हूँ, इट्स डिस्पोजल, ठीक है। प्रेजेंट करोगे लाइबिलिटीज ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल सेपरेटली फ्रॉम द अदर लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, एंड जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी ऑफसेट एंड प्रेजेंटेड एज अ सिंगल अमाउंट। तो इन्होंने ये बोला कि अब यहाँ पे ना इंडेक्स के मेजर कंपोनेंट्स ओवर हो गया, हम यहाँ ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने जैसे उसको डिस्पोजल ग्रुप की तरह या हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासीफाई कर दिया तब आप क्या करोगे, तो आप उस नॉन करेंट असेट को क्लासीफाई करोगे एज हेल्ड फॉर सेल सेपरेटली, अदर एसेट से उसको डिफरेंट दिखाओगे कि ये वाला एसेट हम हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो जो लाइबिलिटीज हैं डिस्पोजल ग्रुप की उसको भी हम हेल्ड फॉर सेल सेपरेटली क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। फिर उनको मतलब अदर लाइबिलिटी से हम अलग दिखाएंगे, एंड जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफसेट नहीं होने चाहिए उसको हम सिंगल अमाउंट की तरह दिखाएंगे। फिर जो सेपरेट डिस्क्लोजर है उसको हम मेजर क्लास में दिखाएंगे, और हम प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली कोई भी क्यूमुलेटिव इनकम या एक्सपेंस है ओसीआई में। देन जो भी कंपैरेटिव अमाउंट्स होंगे दे आर नॉट रिक्लासिफाइड और रिप्रेजेंटेड टू रिफ्लेक्ट द क्लासिफिकेशन इन द बैलेंस शीट, एंड कोई भी गेन या लॉस होता है रीमेजरमेंट से तो वो मीट नहीं करता है डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, उसको हम पी एंड एल में पहुंचा देते हैं। फिर डिस्क्लोजर इन्होंने बोला है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, डिस्क्रिप्शन नॉन करंट असेट का, कोई भी गेन या लॉस है तो उसको सेपरेटली दिखाओ, एंड इफ नॉट प्रेजेंट सेपरेटली तो फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट में दिखाओ रिपोर्टेबल सेगमेंट के बारे में, और अगर कोई चेंज हुआ है प्लान में तो वो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पे एज सच टीचर्स भी शायद इतना फोकस नहीं करते हैं, मेजरमेंट वाला जो है वो तो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बोले हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के, तो इसके लिए क्या बोला है, जो कंपोनेंट है एंटिटी का, कंपोनेंट पे एक स्टार मार्क बना है, कंपोनेंट ऑफ एंटिटी विल हैव अ कैश जनरेटिंग यूनिट या ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स व्हाइल बीइंग हेल्ड फॉर यूज। तो जो भी कंपोनेंट है किसी एंटिटी का वो दैट हैज ईदर बीन डिस्पोज ऑफ या फिर उसको हमने क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस और जोग्राफिकल ऑपरेशंस, या फिर इट इज़ अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अ व्यू टू रीसेल, या फिर वो पार्ट है ऑफ द कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल ऑपरेशंस। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो मतलब कि अगर जैसे कोई एंटिटी है वो हेल्ड फॉर सेल है तो उसका जो कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। सो जो कंपोनेंट है इट विल हैव बीन अ सीजीओ और ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट व्हाइल बीइंग यूज, उसको भी हम क्या क्लासीफाई कर देंगे एज हेल्ड फॉर सेल।
इसको मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। इसमें ना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में इन्होंने बताया कि जो कंपोनेंट है एसेट का, जिसको डिस्पोज कर दिया है या फिर क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, और वो जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई मेजर लाइन, वो सब्सिडरी है एक्वायर्ड का विद अ व्यू टू रीसेल, या फिर वो पार्ट है ऑफ द सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज अ सेपरेट मेजर लाइन, तो फिर हम उसको बोल देंगे एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम कैसे करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, इसकी हम सेपरेट प्रेजेंटेशन देते हैं। ऑल्दो वो उसका कंपोनेंट है, मतलब या तो उसकी सब्सिडरी है या फिर वो कुछ और है, उसकी मेजर लाइन है, लेकिन इसका हम प्रेजेंटेशन सेपरेटली करते हैं। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शेल इनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल statements to evaluate the financial effects of discontinued operations and disposals of non-current assets or disposal group. This allows the user to distinguish between continuing operations and those will not. Suppose for example, जो एक मॉल है या फिर कोई भी कंपनी है, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अब कोई एक सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर रही है, तो वो जो डिसकंटिन्यू कर रही है जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उसको हम अलग दिखाएंगे, एंड दैट विल बी क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ऑन द अदर हैंड द ऑल अदर सेगमेंट्स विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसको हम जो है जो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे अ सिंगल अमाउंट कंप्राइजिंग द टोटल ऑफ पास्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड द पोस्ट टैक्स, सॉरी मैंने पास्ट बोल दिया, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे, पोस्ट टैक्स गेन या लॉस दिखाएंगे, एंड डिस्क्लोज करेंगे एनालिसिस ऑफ दिस इनटू अ सिंगल अमाउंट, जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्री टैक्स प्रॉफिट दिखाएंगे, रिलेटेड इनकम टैक्स एक्सपेंस दिखाएंगे, गेन वगैरह दिखाएंगे। एंड डिस्क्लोजर जो होगा एनालिसिस का, उसको हमें रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना, हमको सिर्फ अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो एट्रीब्यूटेबल है उसका डिस्क्लोजर करना है। इसको हम कैश फ्लो में क्या क्या दिखाते हैं, डिस्क्लोज करते हैं जो भी नेट कैश फ्लो होता है। ये वाले जो डिस्क्लोजर्स हैं ये हमें डिस्पोजल ग्रुप्स के नहीं करने होते हैं, दैट आर न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरीज दैट मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। एंड जो भी कंपैरेटिव फिगर्स होती हैं उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। एंड जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं प्रायर पीरियड डिस्पोजल के, उसको हमको क्या करना पड़ता है, डाटा डायरेक्टली इसको भी हमको सेपरेटली करना होता है, क्लासीफाई इन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं पुराने पीरियड के, एंड नेचर एंड अमाउंट को भी हमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला रिवीजन जो है वो एंड हो गया है। इसके बाद में आप इसके क्वेश्चंस लगा लेना, तो उससे आई होप ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड अभी फ्यूचर वीडियो की मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ। मेरे को जब भी ऐसा फील हो रहा है दैट आई शुड रिकॉर्ड समथिंग, तो तब मैं रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहो, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारी ऑडियो रिविजन वगैरह पोस्ट कर रही हूँ। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप हम सबके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच, एंडिंग द वीडियो।